हमारे प्रिंसिपल्स हैं सत्य, प्रेम, सेवा। सत्य कहने का मतलब है कि हम लोग सच बोलते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, ठगते नहीं हैं, किसी को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसमें झूठ बोलने की जरूरत पड़े, और हम लोग अनवरत सच्चाई के साथ चलते हैं। सत्य में शक्ति होती है। दूसरा है प्रेम। प्रेम हम सबसे करते हैं, समों का मान सम्मान आदर सत्कार करते हैं। अगला हमारे विषय में क्या सोचता है नहीं सोचता है इससे हम प्रभावित नहीं होते हैं, अपनी तरफ से हम लोग सबसे प्रेम करते हैं। तीसरा है सेवा। सेवा हम करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं सेवा, कि दूसरे के प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, दूसरे के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, और हमारा काम ही है दूसरे के प्रॉब्लम को दूर करना। तो ये काम हमारा हमारी सेवा बन जाता है। क्योंकि ये सेवा का कार्य है, इसकी पवित्रता अलग है, तो हम लोग ये सेवा कार्य करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते, रुकते नहीं, थकते नहीं, अनवरत निरंतर करते रहते हैं। और ये सब करने के लिए हमारे पास शक्ति है, भक्ति है, युक्ति है। शक्ति कहने का मतलब शारीरिक शक्ति से नहीं है, बल्कि शक्ति इस बात की कि हम चीजों को जल्दी जल्दी सीखें, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, फोकस डालकर चीजों को सीखें, और सीखने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करते चलें। जो भी हमें क्लास में टास्क मिला, उस टास्क को उसी दिन करना है, उसी दिन पूरा कर लेना है, और अगले दिन फिर नए टास्क के लिए स्फूर्ति बनाई रखनी है, तैयारी बनाई रखनी है। शक्ति को जो ऐसा करता है उसी को हम शक्तिशाली समझते हैं। शक्ति का असल मायने यही है कि आप सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उससे आपका अपग्रो होगा, आपका अपग्रेडेशन होगा। शक्ति के साथ अगर भक्ति को जोड़ देते हैं तो रिजल्ट कब कंपाउंडेड हो जाता है पता भी नहीं चलता है। भक्ति का फिर क्या स्कोप है, भक्ति का माने क्या हुआ, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जैसे कि भक्त अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना वंदना भजन कीर्तन सब अनवरत करते रहते हैं, थकते नहीं, रुकते नहीं। वैसे ही हमको भी अपनी शक्ति का प्रयोग अनवरत करना है, बिना रुके करना है, अहरनिश करना है। भक्ति का जब संयोग हो जाता है शक्ति के साथ तो रिजल्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और रिजल्ट कब हमारा कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ हमें युक्ति का भी सहारा लेते हैं। हमारे गुरु कहते हैं कि हम गधे नहीं हैं, घोड़े हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, वैसा कोई काम नहीं करते जो हमारे वैल्यू में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करे, हमारे कैरेक्टर में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करे। हम वो काम, उस तरह के काम का ऑटोमेशन खोजते हैं, ऑटोमेटिक में डालते हैं, और वो उपाय भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आउटसोर्सिंग करते हैं, लेकिन अपने समय के महत्व को बनाए रखते हैं, समय का मैनेजमेंट करते रहते हैं। इसके लिए 3 चीजों को याद रखना जरूरी है। पहला है तन। तन कहने से मतलब है तंदुरुस्ती, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, घर का बना ताजा खाना खाइए, समय पर खाइए, थोड़ा कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, नींद पूरी लीजिए, और कुछ न कुछ वर्कआउट, योगा, जुम्बा, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, जो भी हो वो कीजिए। वो रोज आधा से 1 घंटा 1.5 घंटा कीजिए, तो शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा, और हम इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से बैलेंस्ड रहेंगे, स्टेबल्ड रहेंगे, तभी हम ये कठिन प्रोसेस से गुजर सकेंगे। और अगर शरीर को नहीं संभाले, कठिन प्रोसेस में शरीर थक गया, गिर गया, बीमार पड़ गया, तो फिर हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, और फिर पटरी पर लाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य को संभाल के रखना है। उसके बाद रही मन की बात, तो मन की चंचलता तो सब लोग जानते हैं। मन चंचल होता है, वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देना चाहता है, इसलिए तरह तरह के नेगेटिव छोटे छोटे सवाल वो उठाते रहता है। अगर पैसा डूब गया तो, अगर नहीं सीख पाए तो,
अगर भूल गए तो ऐसी परिस्थिति में, पहेली की परिस्थिति में हमें बनाए रखने के लिए, हमें लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हमारे पास कई वैज्ञानिक उपाय हैं। वो कोई आर्ट्स नहीं है बल्कि साइंटिफिक उपाय है कि आप रोज सुबह गोल लिखिए, उसको बोल बोल कर पढ़िए, और जो पावरफुल वीडियोस है अफर्मेशन का, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, इसको रोज सुबह सुनिए, रोज सुबह सुनिए, और 90 मिनट का कम से कम एक सेशन सुबह में जितना जल्दी हो सके अगर आप करते हैं तो वो अपनी पढ़ाई को उस वक्त कर सकते हैं। वो उसका असर ज्यादा होता है। तो इस तरह से मन को संभालने के लिए भी हमारे पास टूल्स हैं। अंत में बचता है हमारे प्रिंसिपल्स, धन। तो धन, ये सारा कुछ जो हम लोग कर रहे हैं वो धन कमाने के लिए कर रहे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। धन कमाना हमारा नैतिक दायित्व भी है, क्योंकि अच्छे लोग अगर अच्छा धन कमाएंगे तो अच्छे कामों में खर्च करेंगे, अपने परिवार में खर्च करेंगे, अपने गांव, देश, मानवता के लिए, समाज के लिए खर्च करेंगे। तो अच्छे काम, अगर इंटेंशन आपका सही है तो अच्छा धन कमाने से पवित्र कोई और दूसरा काम है ही नहीं। अगर ये 9 प्रिंसिपल्स आप मानते हैं और करते हैं तो चैट में 9P लिखकर बता दें। देखिए, इस पर गौर करेंगे आप कि अभी तक हम लोगों ने कॉन्सोनेंट 24 कॉन्सोनेंट जो है तो उसको हम लोगों ने देखा है। 24 कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करने का होमवर्क भी आप लोगों को दिया गया है। ये लेसन 1 है। ये लेसन 1 आप पढ़ चुके हैं, लेसन 1 हम लोग सीख चुके हैं, और ये जानते हैं कि ये कॉन्सोनेंट्स के 4 4 8 तो यहां दिए हुए हैं और आगे भी हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। अब रही है उसकी बारी की प्रैक्टिस करने की। कुछ चर्चा और कर लेते हैं कि हमारे शॉर्ट हैंड में 24 सिंपल स्पोकन कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनके लिए स्ट्रेट स्ट्रोक और शैलो कर्व्स यूज करते हैं। उनमें इनिशियली हुक्ड भी लगा रहते हैं, कभी कभी इनिशियली सर्किल्ड भी रहते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स में। द कॉन्सोनेंट आर एंड एच, ये दो ठो जो कॉन्सोनेंट है हम लोग का, आर रे और हे अपवर्ड एक और एक डाउनवर्ड, ये आर और हे के लिए स्पेशल व्यवस्था है। और चूंकि 24 ही कॉन्सोनेंट है लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो करते हैं तो 2 कॉन्सोनेंट साइंस बढ़ जाते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट के चिन्ह बढ़ जाते हैं। आर के लिए 2 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और एच के लिए भी 2 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रिटन इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। रिटन इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट ही होते हैं। 26 अक्षर है ना, तो उसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। और दूसरा कॉन्सोनेंट निकालने के लिए 2 अक्षरों को कंबाइन करते हैं। जैसे TH जोड़ के इथ लिखते हैं, TH से डी भी लिखते हैं, SH लिखते हैं, JH भी लिखते हैं। तो स्पोकन कॉन्सोनेंट पाने के लिए 2 अक्षरों को, 2 कॉन्सोनेंट साउंड को मिलाकर अंग्रेजी में, रिटन इंग्लिश में दूसरे और भी अक्षर बनाते हैं और भी कॉन्सोनेंटल साउंड लिखते हैं। रिटन कॉन्सोनेंट जो सी का है, रिटन में ABCD वाले अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, C और S हैव द सेम कॉन्सोनेंटल साउंड। C और C जब बोलते हैं सिगरेट, तो C में जो साउंड आता है स का, वो S के साउंड जैसा ही रहता है, सेम कॉन्सोनेंटल साउंड है। इसलिए दोनों को शॉर्ट हैंड में एक सिंगल स्ट्रोक से दिखलाया जाता है। वो C से निकलने वाला स हो या S से निकलने वाला स हो, एक ही सिंगल स्ट्रोक से दोनों को
निपटा लिया जाता है। इसी तरह से जे और जी, ये दोनों जे और जी दोनों में सेम कॉन्सोनेंटल साउंड है और इसका रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट हैंड में फिर एक सिंगल शॉर्ट हैंड स्ट्रोक से किया जाता है। इसी प्रकार से अल्फाबेट एक्स जो है, एक्स में क्या क्या है, क और स दो साउंड से एक्स निकाला जाता है। तो शॉर्ट हैंड में क के लिए अलग साउंड है ही है, क के लिए अलग कॉन्सोनेंट है ही है, स के लिए अलग कॉन्सोनेंट है ही है। कहने का मतलब है कि सी, जे, एक्स ये सब ऐसा साउंड है जो रिपीट होता है रिटन इंग्लिश में, जबकि शॉर्ट हैंड में एक पर एक साउंड के लिए एक ही स्ट्रोक का यूज किया जाता है। किसी भी स्ट्रोक का ऐसा प्रयोग नहीं होता है कि दो साउंड निकले उससे। तो ये इसकी साइंटिफिक तुलना है। अब पहला 8 जो कॉन्सोनेंट्स है जिसको कि एक्सप्लोडेंट्स कहा जाता है, इसकी प्रैक्टिस आपने की है। पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, गे, कुल 8 हैं। ये एक्सप्लोडेंट्स है। एक्सप्लोडेंट्स कहने का मतलब है कि इसके उच्चारण के लिए हम हवा का प्रेशर मुंह में बनाते हैं। मुंह में ही बोलने के सारे अंग मुंह के अंदर ही हैं, तो मुंह के अंदर हवा का दबाव बनाते हैं और एक जगह पर लाके जैसे बांध से रोक दिया जाता है, हम लोग टाइट करके मुंह के अलग अलग हिस्से को टाइट करके और एक साथे छोड़ देते हैं, एक्सप्लोड कर देते हैं। बम जैसे फूटता है वैसे फूटता है। जैसे प, ब, ट, ड, इसका उच्चारण करने पर आप गौर करेंगे कि प बोलने के पहले हवा का प्रेशर ओठों के पीछे रहता है और हठात से जब छोड़ते हैं तो प का साउंड आता है। प, ब में भी वही बात है। प, ब दोनों जो है सो दोनों लेटर, दोनों साउंड का उच्चारण हम लोग ओठों के पीछे हवा को रोक कर और हठात से छोड़कर करते हैं। इसी तरह से ट और ड है, ट, ड, तो ये दोनों मूर्धा के पास हवा को रोकते हैं। जीभ को मूर्धा में सटा के दांत के पीछे में जो हिस्सा है उसको मूर्धा कहा जाता है, और जो कंठ के पास है उसी का ऊपर वाला स्कोप वो कंठ के पास चला जाता है तो उसको तालु कहते हैं। तो ट, ड ये दोनों मूर्धा के पास एयर को रोक कर और फिर हठात एक्सप्लोड करते हैं तो ट और ड का उच्चारण निकलता है। अब च, ज पर आइए। च, ज ये दोनों उसके भी थोड़ा पीछे जाता है और क, ग बिल्कुल तालु में सट के होता है। क, ग तालु जब सटाते हैं कंठ के पास ले जाते हैं तो क, ग का उच्चारण होता है। तो ये एक्सप्लोडेंट कुल 8 हैं। इस तरह के 3 सेट हैं। एक्सप्लोडेंट का अलग सेट है और 8 के और 2 सेट हैं। उनको भी जानना जरूरी है। वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। इन सब की प्रैक्टिस हम लोग किए हैं, लेकिन आगे वाले की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहां पर याद रखने की बात है कि जितने स्ट्रोक्स हैं उनकी लंबाई सेम रहेगी। दैट इज 1/6 इंच लंबा लिखेंगे नोटबुक में, और बाद के लेटर स्टेज में इसलिए इतना ही लंबा पर सबको समान रखेंगे कि बाद में ये हम लोग आएगा कि डबल लेंथ कैसे लिखा जाए, एक ही अक्षर का डबल लेंथ कैसे लिखा जाए, फिर हाफ लेंथ कैसे लिखा जाए। इसलिए सबों का साइज फिक्स करके रखना पड़ेगा। इस बात को याद रखना है और एक ही बराबर लेंथ का सारा स्ट्रोक्स 8 का प्रैक्टिस करना है। स्ट्रोक्स आर टू बी रिटन विद सिंगल इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन या पेंसिल। पेंसिल से लिखना है और एक ही बार कलम रख के उस पूरे स्ट्रोक को लिखना है। उसके लिए बार बीच में थोड़ा छोड़ के नहीं लिखना है। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, करेक्शन नहीं करना है, इरेजर से उसको उठाना नहीं है और मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अगर गलती हो गई है तो आगे बढ़िए, आगे लिखिए उसको। इतना क्लियर है सोनू जी? अगर इतना क्लियर है तो आगे ध्यान दीजिए कि स्ट्रोक्स
कुछ लाइट होते हैं, लाइट यानी कि थिन, पतले दुबले, उन स्ट्रोक्स को जब हम लिखते हैं तो हल्का प्रेशर पेंसिल पर देते हैं। जब थिक स्ट्रोक लिखते हैं तो उसी पर दोहरा के नहीं लिखते हैं, बल्कि अलग थोड़ा दबाव देके दूसरा बनाते हैं। पी लिख लिए और उसी को फिर दोहरा के चलाए और उसको बी बोले, ये ठीक नहीं है। पी अलग लिखेंगे, बी अलग लिखेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर, हेवी स्ट्रोक लिखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे उंगलियों पर और उससे हमको बी भी मिल जाएगा। बिना कम प्रेशर में पी, ज्यादा प्रेशर से बी। इन ऑल कॉन्सोनेंट्स को, ये जितने कॉन्सोनेंट हैं, इसकी प्रैक्टिस थरो करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा और बोल बोल के करना होगा। इसमें ध्यान देना होगा कि इंग्लिश साउंड क्या आ रहा है, लेटर्स क्या है लॉन्ग हैंड में, स्पेलिंग क्या है, उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि साउंड क्या है उस पर ध्यान देना है। और इसके साथ हम लोगों ने ये असाइनमेंट लिया था, ये घर से करके आने के लिए, पी बी पी बी पी बी, ये ध्यान दीजिए। देख पा रहे हैं पी बी कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ एरो बना हुआ है, यहां भी एरो बना हुआ है। इसी सीध में पी और मोटा करके बी की प्रैक्टिस करनी है। पी बी की प्रैक्टिस 1-2 पन्ना नहीं, कम से कम देख लीजिए, इसमें तो 18 पन्ना प्रैक्टिस करने के लिए बताया गया है। उसके बाद टीडी की भी उसी तरह से प्रैक्टिस की गई है, तो टीडी की भी प्रैक्टिस करनी है। पीबी टीडी, टीडी में भी कई पन्ने प्रैक्टिस करने होते हैं। फिर 6J आता है, 6J के बाद के लाइन पर होती है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और तब एक ही साथ एक पन्ने में इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पी है, टी है, चे है, के है, पी टी चे के, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जितनी प्रैक्टिस करनी है सबका फोटो खींच के ग्रुप में डालते जाना है। तो पी टी के जे एक साथ प्रैक्टिस करके देख लिए। अब यहां है मोटा वाला बी डी जे गे, इसका थरो प्रैक्टिस करना है ताकि ये, यहां फिर से उसी की प्रैक्टिस करने की बात बताई गई है। कुल 18 पेज प्रैक्टिस करने का प्रावधान किया गया है और हम लोग इस प्रैक्टिस को करके अपने आप को परिचित कर लेंगे शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट सिस्टम से। ये क्लियर है सोनू जी?